नमस्कार। जॉन डन की कविता द कैननाइजेशन को पढ़ाने की कई बच्चों ने रिक्वेस्ट की है मुझे, तो आज मेरे पास टेक्स्ट अवेलेबल है तो मैं इसको कराती हूँ। बहुत खूबसूरत कविता है और जॉन डन की एक और कविता मेरे साथ आप पहले पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट इन एब्सेंस, और ये भी कुछ उसी तरीके की कविता है। इसमें जॉन डन के बारे में आप जानते ही हैं, मेटाफिजिकल पोइट है, तो उसके एक्सप्रेशंस अपने आप में कुछ अलग होते हैं। आपको जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। देखिए, ये अपने दोस्त को कह रहा है, उसका दोस्त उसको मना कर रहा है कि भाई ये प्यार व्यार के लफड़े में मत पड़ो, प्यार मोहब्बत इश्क फालतू के लफड़े हैं, इनमें मत पड़ो। तो जॉन डन उसको समझा रहा है। क्या कह रहा है देखिए, जॉन डन का जवाब देखिए। ये एक मोनोलॉग के रूप में है, ड्रामेटिक मोनोलॉग। आपने ब्राउनिंग के पढ़े हैं, मैंने एक दो पढ़ाया भी है, अपलोडेड हैं वीडियो। माई लास्ट डचेस मैंने अपलोड किया था ब्राउनिंग का। तो कुछ इसी तरीके का ये ड्रामेटिक मोनोलॉग आप इसको कह सकते हैं कविता को, क्योंकि इसमें पूरे टाइम जॉन डन बोलता रहता है। उसका जो दोस्त है उसका कोई स्टेटमेंट इसमें नहीं है, लेकिन एड्रेस्ड है ये उस दोस्त को जो उससे मना कर रहा है कि भाई प्यार मोहब्बत के लफड़े में ना पड़ो। तो जॉन डन उसको जवाब देता है, फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। फॉर गॉड से, खुदा के लिए, भगवान के लिए, होल्ड योर टंग, अपनी जुबान को पकड़ो, अपनी जुबान को रोको, कंट्रोल करो भाई, एंड लेट मी लव, और मुझे प्यार करने दो। और चाइल्ड माई पालजी और माई गाउट। और चाइल्ड माने रिब्यूक, चाहे तुम रिब्यूक करो, डांटो, मजाक बनाओ, बुरा भला कहो। माई पालजी, पालजी होती है एक आप पैरालिसिस कह सकते हैं, एक इन्फॉर्मिटी होती है बॉडी की, शरीर की, जिसमें हाथ पैर हिलने लगते हैं। और माई गाउट, ये गठिया रोग होता है जिसमें कि जोड़ों में सूजन आ जाती है और दर्द होता है। तो तुम मेरी इन सब चीज़ों का मजाक बनाओ, उनको बुरा भला कहो, उनको क्रिटिसाइज़ करो। और माई 5 ग्रे हेयर्स, मेरे सिर पर जो 5 सफ़ेद बाल हो गए हैं उनको तुम चाहो तो क्रिटिसाइज़ कर लो। और रुइंड फॉर्च्यून फ्लाउट, और या फिर रुइंड मतलब कि बर्बाद, फॉर्च्यून मेरा भाग्य, मेरा नसीब, फ्लाउट माने मजाक बनाना। अच्छा, आपको कहीं 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 इसमें पूरी कविता में आपको स्पेलिंग्स डिफरेंट मिलेंगी। तो जिस वक्त की ये कविता है उस वक्त स्पेलिंग्स इसी तरीके की होती थी। तो कुछ बुक्स में तो उसको मॉडर्न पैटर्न के अकॉर्डिंग सुधार देते हैं, लेकिन यहाँ ये जो मेरे पास टेक्स्ट है इसमें ओरिजिनल पोइम है, जो जैसी कि खुद लिखी थी जॉन डन ने वैसी ही है, वही स्पेलिंग्स हैं। तो आपको स्पेलिंग्स कई जगह गलत मिलेंगी, जैसे कि HAIRES, जबकि हेयर जब लिखा जाता है, हालांकि हेयर सिंगुलर में ही आता है हमेशा, लेकिन जब काउंटेबल नाउन बन जाते हैं, जैसे 5 है तो काउंट कर सकते हैं। अगर 5 ग्रे हेयर हैं आपके सिर पर तो काउंटेबल बन जाते हैं, तब वहाँ हेयर्स वर्ड आता है। तो अब जब हम हेयर्स लिखेंगे तो HAIRS लिखेंगे, उसमें ई नहीं लगाएंगे। लेकिन ये जो जॉन डन का वक्त था उस वक्त ये स्पेलिंग्स हुआ करती थी इसी तरीके की। तो ये स्पेलिंग आपको मिलेंगी, ये नोट करते जाइएगा। जब आप क्रिटिकल एप्रिशिएशन लिखेंगे इस पोइम की तो ये सारी चीज़ें काम आएंगी। लैंग्वेज पर जब आप हेडिंग डालेंगे लैंग्वेज और उसमें लिखेंगे तो ये सब बताइएगा कि वो स्पेलिंग्स इस तरीके से लिखता है। तो फ्लाउट माने मजाक बनाना, तो मेरी इन सब चीज़ों का तुम मजाक बनाओ, क्रिटिसाइज़ करो, लेकिन प्यार तो मुझे करने दो, मुझे मोहब्बत करने दो, मुझे इश्क करने दो, अपनी जुबान को रोको। विद वेल्थ योर स्टेट योर माइंड, अब देखिए माइंड के बाद भी ई लगा हुआ है। विद आर्ट्स इम्प्रूव, विद वेल्थ मीन्स दौलत से, योर स्टेट मीन्स योर कंडीशन। तो अपनी कंडीशन को, अपनी सिचुएशन को तुम, यहाँ पे इम्प्रूव वर्ड आया ना तो ये दोनों में लागू होगा। तुम इम्प्रूव करो अपनी सिचुएशन को, यानी अपना रहन सहन, अपना जीवन स्तर, अपना लाइफ स्टाइल तुम इम्प्रूव करो, सुधारो। किससे? विद वेल्थ, दौलत से। योर माइंड, और अपना दिमाग, विद आर्ट्स, कलाओं से इम्प्रूव, सुधारो।
तो तुम अपना दिमाग कलाओं से सुधारो, अपना रहन सहन, अपनी लाइफ स्टाइल दौलत से सुधारो। भाई मुझे मोहब्बत करने दो। टेक यू अ कोर्स। कोर्स मतलब कि जैसे कि कोई डिग्री हम अपने एडमिशन लेते हैं ना, जैसे आपने बीए में या एमए में एडमिशन लिया है तो एक वो कोर्स कहलाता है। तो टेक यू अ कोर्स, तुम चाहो तो एक डिग्री के कोर्स के लिए अपने आप को किसी यूनिवर्सिटी में एडमिट करो, वहाँ एडमिशन ले लो जाकर, है ना। टेक यू अ कोर्स, जाओ कोई डिग्री लो तुम। गेट यू अ प्लेस, या फिर प्लेस माने पोस्ट, तुम चाहो तो कोई एक पोस्ट ले लो। गेट यू यानी तुम ले लो, अ प्लेस एक पोस्ट, कोई भी पद कहीं भी, जब आपके पास डिग्री होती है तो आपको पोस्ट भी मिल जाती है। तो तुम जाओ, तुम एक पोस्ट ले लो जो तुम्हें पसंद हो। ऑब्जर्व हिज ऑनर और हिज ग्रेस। ऑब्जर्व हिज ऑनर यानी उसका सम्मान करो, और हिज ग्रेस या उसकी ग्रेस माने भी सम्मान होता है, बड़प्पन होता है, स्टाइल होता है। तो तुम जाओ, देखो, उसका सम्मान करो, उसका बड़प्पन देखो, उसका स्टाइल देखो। और द किंग्स रियल, है ना, किसका सम्मान और किसका बड़प्पन? राजाओं का। क्योंकि राजाओं के दरबार में जो दरबारी होते थे वो उनका हमेशा तारीफ़ें किया करते थे। राजा साहब की तारीफ़ें करोगे तभी तो दरबार में सम्मान मिलेगा, दरबार में आपको जगह मिलेगी। तो तुम जाओ, राजा का सम्मान करो, राजा की तारीफ़ें करो। उसकी ग्रेस मीन्स खूबसूरती भी होती है, तो राजा की खूबसूरती की तारीफ़ करो। और द किंग्स रियल यानी वास्तविक, देखिए रियल की फिर स्पेलिंग आपको अलग दिखेगी, REALL है, जबकि जो मॉडर्न लैंग्वेज में REAL होता है। तो जो वास्तविक राजा हैं, चाहो तो तुम उनका सम्मान करो। और हिज स्टैम्प्ड फेस, स्टैम्प बने उसकी जो मोहर लगी होती है, सिक्कों पर राजा का चेहरा छपा होता है था। अभी तो खैर हमारे जैसे हमारे यहाँ जो नोट्स हैं उनमें तो महात्मा गांधी जी की तस्वीर लगी हुई है, लेकिन अगर आपके घर में कुछ पुराने सिक्के होंगे तो उनमें क्वीन विक्टोरिया की तस्वीर है सिक्कों पर, और किंग जॉर्ज की भी मेरे पास एक दो सिक्का है जिसमें किंग जॉर्ज की तस्वीर है, क्वीन विक्टोरिया की तस्वीर है। तो स्टाम्प फेस वही उसी के लिए कहते हैं। तो उसका मोहर लगा हुआ चेहरा देखो, चाहो तो उसकी तारीफ़ करो। मोहर लगा हुआ चेहरा देखेंगे यानी आपके पास कॉइन्स होंगे, आपके पास सिक्के होंगे, तो जाओ अपने सिक्के कलेक्ट करो और राजा का मोहर लगा हुआ वो चेहरा वो देखो। कंटेम्पलेट मीन्स विचार करना, देखना, ऑब्जर्व करना। तो जाओ तुम उसको कंटेम्पलेट, उस पर विचार करो, उसको देखो, राजा को देखो, राजा के बारे में सोचो। वॉट यू विल माने चाहना, जो कुछ भी तुम चाहो। अप्रूव, उसको अप्रूव करो, उसका सम्मान करो, उसको पसंद करो। सो यू विल लेट मी लिव, और तुम जिसको चाहो पसंद करो, जो चाहो वो काम करो, लेकिन मुझे मोहब्बत करने दो। सो यू विल लेट मी लव, तो तुम मुझे तो मोहब्बत करने दो। ये पहला स्टेंजा हुआ, देखा ना आपने। एब्रप्ट बिगिनिंग है ये, जो स्टाइल देखिए आप जॉन डन का, यानी खुदा के लिए अपनी जुबान बंद करो और मुझे प्यार करने दो। तो एब्रप्ट बिगनिंग हुई ना, तो ये स्टाइल में आपको लिखना है। जब आप क्रिटिकल अप्रिसिएशन लिखेंगे तो एब्रप्ट बिगनिंग है, अचानक से शुरू हो गई कविता। अब दूसरा स्टेंजा देखते हैं। अलास अलास हु इज इंजर्ड बाय माय लव। हाय हाय, कौन इंजर्ड हो गया, कौन घायल हो गया मेरी मोहब्बत से। इंजर्ड थोड़ी स्पेलिंग देखिए, ये फिर से अलग है ना स्पेलिंग, INJURED होना चाहिए ना मॉडर्न इंग्लिश में, लेकिन वहाँ थोड़ी सी अलग थी, पुरानी जो ओल्ड इंग्लिश है उसमें थोड़ी अलग है। तो अलास अलास, हाय हाय, हु इज इंजर्ड, कौन घायल हो गया, बाय माई लव, मेरी मोहब्बत से। वॉट मर्चेंट शिप्स, कौन से व्यापारियों के जहाज, हैव माई साइज ड्राउंड, मेरी आहों ने डुबा दिए। साइज माने आहें, ड्राउंड, कौन से व्यापारियों के जहाज मेरी आहों ने डुबा दिए। हु सेज,
देखिए फिर से स्पेलिंग अलग है। हु सेज, कौन कहता है, माई टीयर्स, मेरे आंसुओं ने, हैव ओवरफ्लोड, बाढ़ ला दी, हिज ग्राउंड, उसकी ज़मीन पर, डुबा दिया उसकी ज़मीन को, उसके खेतों को, उसके घर को। कौन कहता है मेरे आंसुओं ने डुबा दिया भाई? When did my colds a forward spring remove? When, कब, कब, did my colds, मेरी ठंडी आहों ने, a forward spring, forward means आती हुई, spring माने बसंत को, remove, लौटा दिया, है ना। जब बहुत ठंड पड़ रही होती है तो वो ऑटम सीजन होता है ना, यूरोप में, और उसके बाद बसंत आता है। तो मेरी जो ठंडी आहें हैं उन्होंने कौन से आते हुए बसंत को वापस लौटा दिया? When did the heats which my veins fill? When, कब, did the heats, उस गर्मी ने, which my veins fill, जो मेरी रगों में बह रहा है, मेरी नसों में भरा हुआ है, यानी जो गर्म खून जो मेरी नसों में भरा हुआ है। एड, एड की स्पेलिंग फिर देखिए, स्पेलिंग्स ज़रूर नोट करते जाइएगा क्योंकि लैंग्वेज में आपको लिखना है। एड वन मैन टू द प्लेग, प्लेग की स्पेलिंग भी अलग है, देखिए PLAGUE है मॉडर्न इंग्लिश में। बिल, तो ये प्लेग आता रहता था इंग्लैंड में, कई बार प्लेग फैला था, तो ये वीकली एक बिल इश्यू होता था वहाँ पर कि भाई कितने लोग प्लेग से मरे, कितने बीमार हुए, तो ये वीकली बिल आता था। तो ये बताओ कि भाई व्हेन डिड द हीट्स, कि कब उस गर्मी ने, विच माई वेन्स फिल, जिसने, जिस गर्म खून ने मेरी, वेन्स माने नसें होती हैं, फिल माने भरा हुआ है, तो कब उस गर्मी ने, डिड वन मैन, अच्छा एड वन मैन, एक और आदमी को जोड़ दिया, टू द प्लेग बिल, जो प्लेग का बिल इश्यू हुआ उसमें एक और आदमी का नाम जुड़ गया हो, क्योंकि मेरी नसों में गर्म खून था, उस गर्मी से एक और आदमी को प्लेग हो गया और उसका नाम उस बिल में जुड़ गया। ऐसा कब हुआ भाई? सोल्जर्स फाइंड वॉर्स एंड लॉयर्स फाइंड आउट स्टिल लिटिजियस मैन, सोल्जर्स सैनिकों को, फाइंड मिल जाते हैं, वॉर्स युद्ध, स्पेलिंग देखिए फिर से अलग है ना, FINDE, और वॉर्स WARS होना चाहिए, लेकिन यहाँ WARRES है। तो सोल्जर्स सैनिकों को लड़ने के लिए युद्ध मिल जाते हैं, एंड लॉयर्स फाइंड आउट, और जो वकील हैं उनको मिल जाते हैं स्टिल अभी भी, लिटिजियस मैन, लिटिजियस कौन होते हैं? जो मुकदमेबाजी के शौकीन होते हैं लोग। हम लोग क्या होते हैं अक्सर, हमारा किसी से झगड़ा हो जाए तो भाई रफा दफा कर देते हैं, वहीं की वहीं झगड़े को आगे नहीं बढ़ाते। कुछ लोग बड़े शौकीन होते हैं, वो लड़ाई को आगे तक ले जाएंगे, मुकदमा दायर करेंगे, फिर वकीलों के चक्कर लगाएंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगे। आपने देखा होगा अगर कभी कोर्ट कचहरी जाइए, वहाँ कितने लोग परेशान घूम रहे हैं, तो कुछ लोगों को शौक होता है, और ऐसे जो मुकदमेबाजी के शौकीन लोग हैं उन्हीं की वजह से तो वकीलों का भाई खाना पीना चलता है, वरना वकीलों को तो रोटी कहाँ से मिलेगी, उनका परिवार कहाँ से चलेगा अगर सभी लोग शांति प्रिय होंगे और मामले को वहीं की वहीं रफा दफा कर देंगे। तो अब ये कह रहा है कि ये बताओ कि युद्ध मिल जाता है सैनिकों को लड़ने के लिए, और वकीलों को मिल जाते हैं मुकदमेबाजी के शौकीन लोग। विच क्वेरल्स मूव, विच जो के क्वेरल्स झगड़ों को, मूव माने आगे बढ़ाते हैं, ऐसे लोग मिल ही जाते हैं। दो शी एंड आई डू लव, हालांकि मैं और वो यानी मेरी प्रेमिका, मेरी बिलविड, डू लव, प्यार कर रहे हैं, हम दोनों तो प्यार कर रहे हैं। हमारे प्यार करने से ऐसा थोड़ा ही ना है कि वकीलों को ये मुकदमेबाजी के शौकीन लोग ना मिलें, या फिर सोल्जर्स को लड़ने के लिए युद्ध ना मिलें, या फिर किसी कोई आदमी प्लेग से बीमार हो जाए, या ये ऊपर जितनी चीज़ें वर्णन की हुई हैं कि आखिर हमारी मोहब्बत से किसी को नुकसान क्या हो रहा है। वो ये सवाल, पूरा स्टेंजा आप देखिए सवालों से भरा हुआ है, कुछ क्वेश्चंस हैं कि भाई किसने मेरी मोहब्बत को मेरी मोहब्बत ने किसको घायल किया, कौन से जहाज़ मेरी आहों ने डुबा दिए, क्योंकि समुद्र में तूफान आता है, हवाएं चलती हैं, उससे जहाज़ डूब जाते हैं, तो मेरी आहों ने कौन से जहाज़ डुबो दिए, मेरे आंसुओं ने कहाँ बाढ़ ला दी भाई।
और कौन से मेरी जो ठंडी आहें हैं उनसे कौन सा आता हुआ बसंत रुक गया। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। आप इनको रेटोरिकल क्वेश्चंस के रूप में वहाँ दिखा सकते हैं। ये भी स्टाइल है, एक तरीका है, एक शैली है जॉन डन की। तो ये स्टाइल में आप ये भी लिखेंगे। ऊपर मैंने एब्रप्ट बिगिनिंग बताई थी, वो भी स्टाइल वाले हेडिंग के अंतर्गत आप लिखेंगे। और ये भी जो क्वेश्चंस हैं ये आप इस स्टाइल में लिखेंगे। तो 2 स्टेंजा हो गए। अब चलते हैं 3rd स्टेंजा पर। कॉल अस वॉट यू विल। कॉल अस, हमको पुकार लो, हमको कह लो। वॉट यू विल, जो भी आप चाहो। वी की स्पेलिंग देखिए WEE है, जबकि मॉडर्न इंग्लिश में WE होता है। वी आर मेड सच बाय लव। वी आर मेड सच माने ऐसा, मेड माने बना दिया गया। हमको ऐसा बना दिया गया है बाय लव, इश्क के द्वारा, मोहब्बत के द्वारा। कॉल हर वन मी एनदर फ्लाई। मी की स्पेलिंग देखिए MEE। कॉल हर, उसको पुकारो आप, उसको कहो आप, यानी मेरी बिलवेड को, मेरी प्रेमिका को आप कहो। एक, वन, मी मुझको, एनदर एक और, फ्लाई मक्खी। फ्लाई की स्पेलिंग देखिए बाद में ई और लगा हुआ है। तो मुझको, मेरी प्रेमिका को एक मक्खी और मुझको दूसरी मक्खी। अच्छा, ये फ्लाई की जो इमेजरी है, मक्खी की जो इमेजरी है, ये जॉन डन में कई जगह मिलेगी। मैं एक और पोइम जॉन डन की अपलोड करूँगी, उसमें द फ्लाई नाम से ही है वो पोइम। तो ये जो इमेजरी है अक्सर आती है। तो जो स्टाइल आप करेंगे ना, स्टाइल वाला आंसर जब आप देंगे तो उसमें ये मेंशन करेंगे आप कि ये इमेजरी बार बार रिपीट होती है जॉन डन में। तो कॉल हर वन मी एनदर फ्लाई, उसको एक मक्खी कहो, मुझको दूसरी मक्खी कहो। वी आर टेपर्स टू, टेपर्स होती हैं मोमबत्तियाँ, शमा, मशाल, कुछ भी कह सकते हैं, जलने वाली चीज़ें, शमा। तो वी आर टेपर्स टू, हम शमाएँ भी हैं, और शमा से लिपट के पतंगे झूलते हैं, जल जाए चाहे पर शमा को चूमते हैं। तो हम शमाएँ भी हैं। एंड एट आर ओन कॉस्ट डाई, और एट आर ओन कॉस्ट, अपनी खुद की कीमत पर डाई, मर जाते हैं। पतंगे मालूम है जल जाएंगे, लेकिन शमा के पास फिर भी जाते हैं। तो हम एक दूसरे के लिए शमाएँ भी हैं, हम मक्खियाँ भी हैं, और हम एक दूसरे के लिए शमाएँ भी हैं, एक दूसरे को जला डालते हैं। एंड वी, और हम, स्पेलिंग फिर से देखिएगा, इन अस, अपने आप में, एक दूसरे में। फाइंड में देखिए फिर पीछे से ई लगा हुआ है। फाइंड द ईगल एंड द डव। ईगल होता है बाज, और डव फाख्ता, कबूतर। तो जब भी ईगल देखता है कबूतर को तो झपट्टा मार के मार डालता है, उसको खा जाता है। तो हम एक दूसरे में पाते हैं, हम एक दूसरे के लिए हैं ईगल एंड द डव, यानी एक दूसरे का शिकार करते हैं। हम में से हर कोई, दोनों में से ईगल भी है और डव भी है। मैं उसका शिकार करता हूँ, वो मेरा शिकार करती है, ईगल एंड द डव। इमेजरी देखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। यही तो मेटाफिजिकल पोइट्री की खासियत है, जॉन डन के स्टाइल की खासियत है। हम एक दूसरे के लिए शमा भी हैं, परवाने भी हैं, हम एक दूसरे के लिए ईगल भी हैं और डव भी हैं, बाज भी हैं, फाख्ता भी हैं। द फीनिक्स रिडल हैथ मोर विट बाय अस। फीनिक्स एक चिड़िया है, एक पक्षी है, उसके बारे में आपने पढ़ा होगा। एक लीजेंडरी बर्ड है, एक पौराणिक पक्षी है, जो कि सैकड़ों साल तक जीवित रहती है कह सकते हैं आप। और जब वो बूढ़ी हो जाती है तो वो एक चिता में, आग में अपने आप को भस्म कर देती है, और भस्म करके फिर उसी आग से नया शरीर प्राप्त करके वो जिंदा हो जाती है और फिर सैकड़ों साल तक जीती है। तो इस तरीके से वो इमॉर्टल बर्ड है, आग में खुद को जला लेती है, फिर नया शरीर प्राप्त कर लेती है और फिर सैकड़ों साल तक जीती है। द फीनिक्स रिडल हैथ मोर विट बाय अस। तो फीनिक्स की जो पहेली है, रिडल पहेली,
हैथ मोर विट, उसको ज़्यादा विट मिलती है, उसको ज़्यादा बुद्धिमानी मिलती है, उसको ज़्यादा लॉजिक मिलता है, उसको ज़्यादा तर्क मिलता है बाय अस, हमसे। वी टू, हम दो, बीइंग वन, मिलकर जो एक हो जाते हैं, आर इट, ये हैं, मतलब कि हम फिनिक्स हैं। अब देखिए कि एक नया प्राणी बनने के लिए एक मेल और एक फीमेल की ज़रूरत होती है, लेकिन फिनिक्स को तो ज़रूरत ही नहीं। उसको नया प्राणी बनाने के लिए खुद को ही जलाना है आग में, और वहीं से एक नई बॉडी मिल जाती है उसको, और फिर वो जिंदा रहने लगती है। तो वहाँ मेल फीमेल की आवश्यकता ही नहीं। तो वो भी यही बात कह रहा है कि हम दो मेल और फीमेल मिलकर, वी टू बीइंग वन, हम दो एक बन जाते हैं, आर इट, हम ये हैं, यानी हम फिनिक्स हैं। सो इस प्रकार टू वन, एक न्यूट्रल थिंग। अच्छा, न्यूट्रल जेंडर होता है ना, जो ना मेल है ना फीमेल है, वो न्यूट्रल जेंडर होता है। तो जब दो मिलकर एक हो गए, मेल और फीमेल, तो कहाँ मेल रहा कहाँ फीमेल रहा, वो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। टू वन न्यूट्रल थिंग बोथ सेक्सेस फिट, तो हम दोनों मेल और फीमेल, बोथ सेक्सेस, तो दोनों मेल और फीमेल मिलकर फिट हो जाते हैं एक न्यूट्रल जेंडर में, हम दोनों मिलकर न्यूट्रल बन जाते हैं, जैसे कि फिनिक्स है। वी डाई, हम मर जाते हैं, एंड राइज, और फिर उठ खड़े होते हैं, द सेम, उसी प्रकार, यानी कि जैसे फिनिक्स चिड़िया है तो उसकी तरह हम भी मर जाते हैं और वापस उठ खड़े होते हैं। एंड प्रूव, और साबित होते हैं, मिस्टीरियस मीन्स रहस्यमयी, बाय दिस लव, इस मोहब्बत के द्वारा, इस इश्क के द्वारा। तो कितनी खूबसूरत इमेजरी थी। ये हुआ आपका थर्ड स्टेंजा। अब आते हैं हम फोर्थ स्टेंजा पर। वी कैन डाई बाय इट इफ नॉट लिव बाय लव, तो हम वी कैन डाई बाय इट, डाई की स्पेलिंग थोड़ी अलग है, तो हम इसके लिए मर सकते हैं, इफ नॉट लिव, अगर जी नहीं सकते, बाय लव, मोहब्बत के द्वारा, अगर हम मोहब्बत के साथ, मोहब्बत के द्वारा जी नहीं सकते, तो इसकी खातिर मर सकते हैं। ये जो इस तरीके के एक्सप्रेशंस हैं, ये बच्चों को बड़ा इम्प्रेस कर लेते हैं, और बच्चे बेचारे इनकी बातों में आ जाते हैं। और कहीं आपको ट्रेन के सामने कूदते हुए बच्चे मिलते हैं, कहीं सुसाइड घर में करते हुए बच्चे मिलते हैं। तो बेटा इनकी बातों में बिल्कुल मत आइएगा। मोहब्बत के लिए जीना है हाँ तो जी लीजिए, लेकिन मरना नहीं है आपको। जॉन डन को बकवास करने दीजिए, ठीक है। तो अभी हम इसको अप्रिशिएट कर लेते हैं, अभी इसकी बात सुन लेते हैं, लेकिन लाइफ में नहीं उतारना है आपको, किसी को नहीं मरना है मोहब्बत की खातिर। तो वी कैन डाई बाय इट इफ़ नॉट लिव बाय लव, तो हम मोहब्बत से अगर जी नहीं सकते तो मर सकते हैं। एंड इफ़ अनफिट फॉर टूम्स और हर्स, एंड इफ़, और यदि, अनफिट मीन्स लायक नहीं है, फॉर टूम्स, कब्रों के, यानी जब कोई मरता है तो उसके ऊपर उसकी ग्रेव बनती है, उसके ऊपर मकबरा बनता है। और हर्स होती है वो गाड़ी जिसमें कि मृत शरीर को ले जाया जाता है, शव यात्रा होती है उसकी, डेड बॉडी की। तो अगर हमारे ऊपर कोई मकबरा ना बनाया जाए, हमारी शव यात्रा धूमधाम से ना निकाली जाए, अगर हम इतने महान नहीं हैं, आर लीजेंड वी, यानी हमारी जो लीजेंड माने कहानी है, पौराणिक कहानी को लीजेंड बोलते हैं, बी माने है, तो हम, और बी की स्पेलिंग इन्होंने थोड़ी सी BEE कर दी है, BE होगी मॉडर्न लैंग्वेज में। तो हमारी जो कहानी है अगर वो अनफिट है, किसके लिए, कि मकबरा बने हमारी याद में, या फिर हमारी धूमधाम से, हर्ष माने गाड़ी पर शव यात्रा हमारी निकाली जाए, इसके अगर लायक नहीं है तो इट विल बी फिट, ये उपयुक्त होगी, ये लायक होगी, हमारी जो कहानी है वो लायक होगी किसके, फॉर वर्ड्स, कविता के, कम से कम इस लायक तो है हमारी कहानी कि हमारे ऊपर कविताएं लिखी जाएं, गीत लिखे जाएं, हमारी प्रेम कहानी के ऊपर गीत लिखे जाएं। इफ एंड इफ, और यदि,
नो पीस ऑफ क्रॉनिकल। पीस की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, PIECE होगा, लेकिन क्योंकि भाई उस वक्त की इंग्लिश में यही स्पेलिंग थी, मॉडर्न इंग्लिश में ये PIECE होगा। नो पीस, पीस माने आर्टिकल होता है ना, तो कोई आर्टिकल ऑफ क्रॉनिकल, क्रॉनिकल होते हैं इतिहास, तो इतिहास का अगर कोई पन्ना, वी प्रूफ, नो आ गया ना, तो कोई पन्ना हमारे लायक नहीं है, यानी कहीं इतिहास में हमारा नाम दर्ज ना हो, जैसे सलीम अनारकली की जो प्रेम कहानी है वो इतिहास में कहीं नहीं है ना, केवल फिल्मों में है, गीतों में है। तो अगर इतिहास में हमारा कोई पन्ना ना हो, पीस ऑफ क्रॉनिकल, क्रॉनिकल इतिहास होता है, तो वी विल बिल्ड इन सोनेट्स प्रिटी रूम्स। वी विल बिल्ड, हम बनाएंगे अपने लिए, यानी हमारे लिए बनेगा, इन सोनेट्स मीन्स कविता में। सोनेट के बारे में आप पढ़ ही चुके हैं, मैंने इतना बड़ा वीडियो सोनेट्स पर डाला है, सोनेट के ओरिजिन, उसके काइंड्स और उसके पार्ट्स, उसका स्ट्रक्चर, 2.5 घंटे की वीडियो है सोनेट पर। इतनी बड़ी वीडियो मैंने किसी भी पोइटिक टाइप या लिटरेरी जॉनरा पर नहीं बनाई जितनी बड़ी सोनेट पर है, क्योंकि सोनेट अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोइटिक टाइप है, तो इसको देख लीजिएगा जिन लोगों ने ना देखी हो। वी विल बिल्ड इन सोनेट्स, तो हम सोनेट्स में, और सोनेट्स की क्या है, थीम क्या होती है, आप लोगों को मालूम ही है, सोनेट्स की थीम होती है लव, प्यार की थीम, मोहब्बत की थीम होती है। तो कम से कम सोनेट्स में तो हम बनाएंगे प्रिटी माने अच्छा खासा, रूम्स माने जगह, कम से कम अगर इतिहास में हमारी जगह नहीं होगी तो कम से कम सोनेट्स में, प्यार के गीतों में तो हमारी जगह होगी ना, जैसे सलीम अनारकली की जगह है, फिल्मों में है, प्यार के गीतों में है, तो वैसे ही प्यार के गीतों में तो कम से कम हमारी जगह होगी। एज वेल अ वेल ब्रॉट अर्न बिकम्स, एज वेल ठीक उसी तरह जैसे कि अ वेल ब्रॉट अर्न, एक वेल ब्रॉट मीनिंग अच्छा बना हुआ, अर्न होता है पॉट, जैसे ग्रीशियन अर्न कविता आपने मेरी पढ़ी होगी, अपलोड की, मेरी कविता नहीं है, कीट्स की कविता है, लेकिन मैंने उसको अपलोड किया हुआ है। तो अर्न होता है पॉट, और उसके अंदर अस्थियां रखी जाती हैं मृत लोगों की। तो वेल ब्रॉट अर्न बिकम्स, बिकम्स माने स्यूट्स, द ग्रेटेस्ट मीन्स महानतम, एशेस वो अस्थियाँ होती हैं, मरने के बाद जो राख बचती है वो एक पॉट में, बर्तन में रख दी जाती है। तो जैसे कि एक अच्छा जो अर्न है, बर्तन है, कलश है, वो सूट करता है, वो अच्छा लगता है, लायक होता है महानतम अस्थियों के, उतना ही अच्छा होता है जितना कि एज हाफ एकड़ टूम्स, आधे एकड़ में बना हुआ मकबरा। बड़े बड़े लोगों के मकबरे बड़े बड़े बने हुए हैं, जैसे शाहजहाँ मुमताज़ का मकबरा है ताजमहल, या फिर सिकंदरा है जो कि अकबर का मकबरा है, हम लोग देखने जाते हैं, कितने एकड़ों में बना हुआ है, बहुत विशाल जगह में बने हुए हैं वो मकबरे। तो जितना हाफ एकड़ में बना हुआ मकबरा अच्छा लगता है, उतना ही भाई जो ग्रेटेस्ट एशेस हैं, जो अच्छे लोगों की एशेस हैं, अस्थियां हैं, उनके लिए एक पॉट ही काफ़ी होता है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने उनकी याद में मकबरा बनवाया कि नहीं बनवाया, तो उनके लिए वो वेल ब्रॉट अर्न पॉट ही काफ़ी होता है, वो बर्तन ही, वो कलश ही काफ़ी होता है। And by these hymns all shall approve, and by these hymns, hymns गीत होते हैं, पवित्र गीत होते हैं, धार्मिक गीत होते हैं hymns, तो इन गीतों के द्वारा, by these hymns, इन पवित्र गीतों के द्वारा, जो ये जो गीत होते हैं, सेक्रेड सेरेमनीज होती हैं, पायस सेरेमनीज होती हैं, रिचुअल्स होते हैं, उस वक्त गाए जाते हैं, भजन गाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं, धार्मिक गीत। और ऑल शैल अप्रूव, सभी लोग ये अप्रूव करेंगे, ये मानेंगे, अस हमको, कि हम लोग कैननाइज्ड माने संत हो गए, शहीद हो गए, फॉर लव, प्यार की खातिर। तो कैननाइजेशन जो इसका टाइटल है कविता का,
कैनोनाइजेशन होता है महान आत्माओं को संत के रूप में घोषित किया जाता है। जैसे कि जो जोन ऑफ आर्क थी, जिसके बारे में सेंट जोन आपके सिलेबस में है भी, मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, कई बार रिक्वेस्ट भी आपकी आई है, बाद में करूँगी खैर। तो जोन ऑफ आर्क को सेंट की उपाधि दी गई थी मरने के बाद। ऐसे ही जो मदर टेरेसा हैं उनका भी कैनोनाइजेशन हुआ, उनको भी संत की उपाधि दी गई। तो जो लोग बहुत महान कार्य करते हैं उनको क्रिश्चियनिटी में संत की उपाधि दी जाती है, और ये जो प्रक्रिया होती है संत की उपाधि देने की, उसको कैनोनाइजेशन कहते हैं। तो ये जो टाइटल है, इस पर जब क्वेश्चन आएगा तो आप यही लिखेंगे कि भाई कैनोनाइजेशन क्या होता है। किसी महान व्यक्ति को, किसी ऐसे व्यक्ति जिसने कोई महान कार्य अपनी लाइफ में किया हो, उसको संत की उपाधि दिया जाना क्रिश्चियनिटी में कैनोनाइजेशन कहलाता है। अच्छा, अब वापस आते हैं यहाँ पर कि बाय दीज हिम्स ऑल शैल अप्रूव। तो ये जो पवित्र गीत हैं इनके द्वारा ऑल शैल अप्रूव, सभी लोग ये मानेंगे, अस कैनोनाइज्ड फॉर लव, कि हम प्यार की खातिर शहीद हो गए और हम संत बन गए। तो जो हमारा प्यार है वो एक तरीके से प्रेम की वेदी पर हमने अपने आप को बलिदान कर दिया और हमें संत की उपाधि दी जाएगी। एंड दस, और इस प्रकार, इन्वोक अस, हमारा आह्वान किया जाएगा। जब संत कोई बन जाता है तो उसकी ब्लेसिंग्स मांगी जाती हैं कि आप हमें अपने आशीर्वाद दीजिए। तो आह्वान कर जब किया जाता है, इन्वोकेशन क्या होता है, जिसमें हम किसी देवी देवता या महान संत का आशीर्वाद मांगते हैं, वो इन्वोकेशन होता है। एंड दस, और इस प्रकार, इन्वोक अस, लोग हमारा आह्वान करेंगे, हमारी ब्लेसिंग्स मांगेंगे, हमारा आशीर्वाद मांगेंगे। क्या कहते हुए? यू, आप, यानी के जॉन डन और उसकी प्रेमिका। यू whom reverend love made one another's hermitage। यू मीन्स आप, whom जिसको, के reverend मीन्स respected, प्रतिष्ठित, सम्मानित, इज्जतदार, लव मोहब्बत, प्रेम, जिसको कि सम्मानित प्रेम ने मेड बना दिया, वन एनदर्स, एक दूसरे का, हर्मिटेज, हर्मिटेज पूजा की जगह होती है जहाँ आप तपस्या करते हैं, संत महात्मा जहाँ रहते हैं। हर्मिट माने संत या महात्मा होते हैं, और हर्मिटेज उनकी रहने की जगह होती है। तो एक दूसरे के लिए मंदिर बना दिया, एक दूसरे की तपस्या स्थली बना दिया, पूजा का स्थान बना दिया एक दूसरे की खातिर। यू टू होम लव वॉज पीस। यू, आप लोग, टू होम, जिनके लिए, यानी जॉन डन और उसकी प्रेमिका के लिए, लव, मोहब्बत, वॉज, थी, पीस, शांति, दैट, जो के, नाउ, इस वक्त, आजकल, इज, है, रेज मीन्स युद्ध, लड़ाई, गुस्सा। आजकल तो मोहब्बत के नाम पर ही लोग गुस्सा हो जाते हैं, समाज गुस्सा हो जाता है, सभी लोग नाराज़ हो जाते हैं जहाँ मोहब्बत की बात होती है। तो दैट नाउ इज रेज, जो कि इस वक्त गुस्सा है, इस वक्त क्रोध है, इस वक्त लड़ाई का कारण है, और तुम्हारे लिए वो क्या था? पीस, शांति थी। Who did the whole world's soul extract and drove into the glasses of your eyes? Who यानी तुम लोग, तुम दोनों, did the whole world's, सारे संसार के, सारी दुनिया की, सोल, आत्माओं का, एक्सट्रैक्ट, निचोड़ थे, एंड ड्रोव इनटू द ग्लासेस, सारी आत्माओं को, सारे संसार की आत्माओं की अच्छाई, गुडनेस आपने निचोड़ ली और कहाँ डाल ली? एंड ड्रोव, और खींच कर डाल ली, इनटू द ग्लासेस, ग्लासों में, ऑफ योर आइज, अपनी आँखों के ग्लासों में। वाह, इमेजरी देखिए आप, यही तो मेटाफिजिकल पोइट्री है, और ख़ासकर जॉन डन की खासियत है। अपनी आँखों के ग्लासेस में सारी दुनिया की आत्माओं का निचोड़, एक्सट्रैक्ट, डाल लिया। सो मेड सच मिरर्स एंड सच स्पाइज
that they did all to you epitomize. So made, इस प्रकार बने, such mirrors, ऐसे आईने, एंड सच स्पाइज, स्पाई जो सारी दुनिया से ढूंढ खकोर कर निकाल लाते हैं चीज़ों को, तो स्पाई, तो आप कहिए कि स्पाइस को जासूस कहिए, गुप्तचर कहिए, मुखबिर कहिए, भेदिया कहिए, तो ऐसे आप इनका काम क्या होता है सबका, खोज कर लाना चीज़ों को। तो आप ऐसे स्पाइस बने, ऐसे जासूस, ऐसे भेदिया बने, ऐसे मुखबिर बने, है ना, चीज़ों को, प्यार मोहब्बत जहाँ कहीं दुनिया में छिपा था वहाँ से आप खोज कर ले आए। दैट कि दे डिड ऑल, उन सब ने, टू यू एपिटोमाइज, आपको, एपिटम क्या होता है, प्रतीक होता है, यानी किसी भी चीज़ का प्रतिमूर्ति, जैसे ही इज़ एन एपिटोम ऑफ लव, ही इज़ एन एपिटोम ऑफ काइंडनेस, तो वो एक प्यार की प्रतिमूर्ति है, वो दयालुता की प्रतिमूर्ति है, तो हम उसको एपिटोम बोलते हैं। तो टू यू एपिटोमाइज यानी आप प्रतीक बन गए। कंट्रीज, टाउन्स, कोर्ट्स, देशों के, शहरों के, कोर्ट्स, दरबारों के, हर चीज़ के एपिटोम आप बन गए, प्रतीक आप बन गए। बैग फ्रॉम एबव, बैग माने मांगते हैं, फ्रॉम एबव, आपसे, यानी जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, हमारी आत्माएं चली जाएंगी, तब ऊपर से हमसे मांगा जाएगा। बैग माने मांगेंगे, फ्रॉम एबव, ऊपर से। अ पैटर्न, एक नमूना, ऑफ योर लव, हमारे प्रेम का, यानी हमसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें भी अपने जैसी मोहब्बत सिखा दो। पैटर्न नमूना होता है, तो जैसी मोहब्बत आपने की वैसी हमें सिखा दो, पैटर्न ऑफ योर लव। हम आपसे ये भीख मांगते हैं, बैग माने भीख मांगना, रिक्वेस्ट करना, निवेदन करना। तो जब हम ऊपर चले जाएंगे तो नीचे वाले जो लोग होंगे, जो प्रेमी होंगे, जो आत्माएं होंगी, जो लोग मतलब प्रेमी प्रेमिकाएं होंगे, वो हमसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसे आपने मोहब्बत की वो पैटर्न, वो तरीका हमें भी सिखा दो, हमें अपना आशीर्वाद दो। लोग हमसे अपना आशीर्वाद मांगेंगे जैसे कि संतों का आशीर्वाद मांगा जाता है। तो ये थी कविता, ये 5 स्टेंजा थे। मैंने आपको बीच बीच में बताई भी काफ़ी चीज़ें, और तो आप उनको नोट कीजिएगा और अपना आंसर तैयार कीजिएगा। कैननाइजेशन अपने आप में एक पैराडॉक्सिकल टाइटल है, जैसा कि आप देखते हैं वो जो संत लोग होते हैं उनको तो प्यार मोहब्बत से कोई लेना देना नहीं होता, वो तो सारी दुनिया को छोड़ देते हैं। प्यार मोहब्बत किसी से कोई लगाव नहीं होता, उनको सिर्फ ईश्वर से लगाव होता है ना, तभी तो वो संत बन जाते हैं, सारी दुनिया को त्याग देते हैं, वैरागी बन जाते हैं, वैराग हो जाता है इस दुनिया से। लेकिन यहाँ जिस चीज़ से वो उनको वैराग होता है और वो कैननाइजेशन उनका होता है, वो संत बनते हैं, उस चीज़ को अपना के जॉन डन अपने आप को संत कह रहा है। प्यार मोहब्बत को, इश्क को अपना के वो अपने आप को संत कह रहा है। तो एक तरीके से पैराडॉक्सिकल हुआ ना, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हुआ ये टाइटल। आप टाइटल पर अलग से क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, तो आप ये ज़रूर तैयार कीजिएगा। लेकिन वो अपने आप में जस्टिफाइड है जॉन डन, क्योंकि उसने भी सारी दुनिया को त्याग दिया है प्रेम की खातिर। जैसे कि लोग जो संत हैं वो ईश्वर के प्रेम में सारी दुनिया को त्याग देते हैं, वैसे ही जॉन डन ने अपनी प्रेमिका के प्यार में सारी दुनिया को उसने त्याग दिया कि भाई तुम जाओ, तुम देखो, दौलत संभालो, जो और राजाओं के दरबार संभालो, जो भी चीज़ें हैं सारी दुनिया के, अपने दोस्त से कह रहा है कि वो सारी चीज़ें तुम संभालो, हमें दुनिया की दौलत से और बाकी चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है, हम तो एक दूसरे के लिए बने हैं। तो उसने ही हैज़ रेनाउंस द होल वर्ल्ड फॉर द सेक ऑफ लव, तो इसलिए वो अपने आप को सेंट मानता है। तो चलिए ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।